नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जल संरक्षण अभियान को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सीएम धामी ने किया। भागीरथ ऐप का लोकार्पण, कार्यशाला को किया संबोधित। आनंद बर्धन बने उत्तराखंड के मुख्य सचिव, शासन की ओर से जारी किया आदेश, 1 अप्रैल से पदभार करेंगे ग्रहण। चारधाम यात्रा के लिए हेल्थ एसओपी जारी, श्रद्धालु अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे एडवाइजरी, 104 नंबर पर कॉल कर मिलेगी मदद। त्रिवेंद्र रावत ने संसद में उठाया अवैध खनन का मुद्दा, बोले लोकल प्रशासन की मदद से ओवरलोड भरे जा रहे ट्रक, रोज हो रहे एक्सीडेंट्स। और केदारनाथ में बर्फ काटकर तैयार हो रहा रास्ता, बाबा के दर्शन के लिए ग्लेशियर्स के बीच से होकर गुजरेंगे श्रद्धालु, 70 मजदूर लगे काम में। देहरादून में जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला और भागीरथ ऐप का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त किए। और वैसे उत्तराखंड को देश का एक प्रमुख वाटर टावर के रूप में भी जाना जाता है, जहां हमारे यहाँ नौले, धारे, छोटे छोटे नदियां, गधेरे, जो हमारी पेयजल और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो भाइयों बहनों, हमारे ये जो जल स्रोत हैं, नौले हैं, धारे हैं, गधेरे हैं, इनकी महत्ता को समझते हुए राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमसे इनके संरक्षण हेतु और अधिक प्रयास करने का अनुरोध किया था, आह्वान किया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप राज्य के जल स्रोतों के संरक्षण के अभियान में प्रदेश की जो सम्मानित जनता है उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने से इस वर्ष के जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि बहुत अच्छा थीम रखा गया है जल संरक्षण का, धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा, ये रखा गया है। उत्तराखंड में नए मुख्य सचिव की घोषणा हो गई है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद बर्धन नए मुख्य सचिव होंगे, जिसके आदेश जारी कर दिए गए। आनंद बर्धन 1 अप्रैल 2025 से मुख्य सचिव के तौर पर काम करेंगे। आनंद बर्धन 1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। वो लंबे समय से उत्तराखंड में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान में वो एसीएस की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एसओपी जारी कर दी। विभाग की ओर से देश भर के श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 12 भाषाओं में स्वास्थ्य संबंधी निर्देश और एसओपी जारी की गई है, ताकि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु अपनी भाषा में स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों को पढ़ सके। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने देश भर के श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12 भाषाओं में स्वास्थ्य परामर्श और एसओपी जारी कर दी। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य जांच, सतर्कता और चिकित्सकीय तैयारियों पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा के अवैध खनन का मुद्दा उठाया। सदन में उन्होंने कहा कि हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में रात के समय अवैध खनन किया जा रहा है। ये पर्यावरण और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनता जा रहा है। सरकार के स्पष्ट निर्देश के बाद भी
खनन माफिया लगातार अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने सदन में साफ कहा कि ओवरलोडिंग और रात के समय अवैध खनन के ट्रकों के संचालित होने से सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। इससे कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से डीबीटी के माध्यम से नंदा गौरा योजना के 40,504 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभान्वित 1,72,44,04,000 रुपए की धनराशि का वितरण किया। इस योजना के माध्यम से पिछले 5 साल में 2,84,559 लाभार्थियों को कुल 9,68,64,51,000 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई है। नंदा गौरा योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में कन्या के जन्म पर 11,000 और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से 2017 से अब तक खनन के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। प्रदेश के पूर्व सीएम और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा उठाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अवैध खनन का मुद्दा उठाए जाने के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरा है और कहा है कि कांग्रेस इसी मुद्दे को लगातार उठा रही है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि साल 2017 से अब तक उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और अपनी ही सरकार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा, कांग्रेस का काफिला लुटते जा रहा है और वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। में इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो हरिद्वार के माननीय सांसद हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने लगातार दूसरी बार अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये आरोप खुलेआम लगाया है कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राज्य में सरकार के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। अपनी सरकार के बारे में उन्होंने दूसरी बार लगातार कहा है कि अवैध खनन करने वाले लोगों की हत्या कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी से मैं यही कहना चाहूंगी कि वो इधर उधर की बात न करे और ये बताए कि उनका काफिला धीरे धीरे क्यों लुटता जा रहा है और बहकी बहकी बातें क्यों करते जा रहे हैं। और जहां तक रही बात त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की, तो वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान सांसद। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, ये वो ही और बेहतर तरीके से और विस्तार तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जहां तक खनन की बात है, तो खनन हमारे उत्तराखंड राज्य में राजस्व अर्जित करने के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और हमने 2024-25 में 825 करोड़ का लक्ष्य रखा था, जो कि अभी वित्तीय वर्ष में 1025 करोड़ के करीब हो गया है। बीजेपी नेता राजेंद्र तड़ियाल को ऋषिकेश संगठन का जिला अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद जिस तरह से तमाम जगह उनके स्वागत और सम्मान के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो वहीं डोईवाला के ब्लॉक सभागार में डोईवाला मंडल कार्यकर्ताओं का परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल का फूल मालाओं से कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा के साथ डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी और तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, कार्यकर्ता सम्मान नहीं, कार्यकर्ता परिचय बैठक का ये रूप था और निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक परिचय और जो आगे भी सभी को निश्चित रूप में सम्मान उनके दायित्व के अनुसार मिलेगा। इस रूप में एक परिचय बैठक सभी साथियों के साथ परिचय हो जाता है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण पार्टी के लिए है और देवतुल्य कार्यकर्ता है। पिछले चुनाव में से लेके और आगे भी 2027 तक के चुनाव को लेके एक एक कार्यकर्ता मैं समझता हूं जो पुराने से पुराना हमारा कार्यकर्ता है, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान मैं समझता हूं कि हमें करना चाहिए। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के स्टिंग मामले की सुनवाई के लिए 1 मई की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की
आपको बता दें, साल 2018 में उमेश कुमार की ओर से दायर याचिका में त्रिवेंद्र रावत पर नोटबंदी के दौरान झारखंड में एक व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनवाने हेतु उत्तराखंड के विभिन्न बैंक खातों में लिए गए घूस के पैसे के आरोप के अलावा सूर्याधर लेख, भाई भतीजों और नजदीकियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। मामले के मुताबिक 2018 में उमेश कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पंजाब में किसानों की मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए तमाम किसानों को पंजाब पुलिस ने जबरन उठाए जाने और अलग अलग धाराओं पर उन पर मुकदमे दर्ज होने के विरोध में डोईवाला संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े तमाम किसानों ने डोईवाला उप जिलाधिकारी अपर्णा डोंडियाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बताया गया है पूरे देश में एमएसपी लागू हो और इसके साथ ही जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए। इसके साथ ही किसानों ने सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि लच्छीवाला टोल प्लाजा पर आए दिन हादसे होते रहते हैं और इसीलिए टोल प्लाजा यहां से हटाकर किसी और जगह स्थानांतरित किया जाए। दिया गया है। एक तो एमएसपी की जो मांग है वो निरंतर किसान धरनों पर बैठा, पहले दिल्ली बॉर्डर पर बैठा, फिर पंजाब और जगह जगह से ज्ञापन दिए जा रहे हैं प्रत्येक जिलों से भारत के, और सरकार के कान पर कोई जूंग नहीं रेंग रही है, सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। दूसरी जो हमारी स्थानीय मांग है वो ये है कि हमारा जो टोल प्लाजा लच्छीवाला है, ये टोल प्लाजा नहीं एक हत्या करने की जगह बन गई है। लच्छीवाला का जो टोल प्लाजा है, अगर इसको हम टेक्निकल कारण से देखें, ऊपर ये पहाड़ी क्षेत्र में लगा हुआ है, ऊपर से बहुत तेज ढलान है, देहरादून से आने वाला वाहन जो ओवर स्पीड हो जाते हैं ढाल के वजह से, वो आकर के प्रत्येक महीने यहाँ कोई ना कोई हादसा होता है। अभी जैसे हमारे 2 कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो कोर्ट में थे, उनकी जान गई, किस तरह से उनकी जान गई, उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बार बार ये इस तरह की घटना यहाँ ना घटे, टोल को हटाने की मांग भी यहाँ के क्षेत्रीय किसान करता है, और अगर इस बात पर गौर ना की गई तो जल्द ही वहाँ पर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए दिया जाएगा। दिए हैं जिसमें पंजाब सरकार ज़्यादा बर्बरता तरीके से किसानों को उठाया गया और उनको जेल में भरा गया। 350 किसान हैं, उनकी रिहाई के लेकर मांग की गई है। दूसरी मांग हमारी केंद्र सरकार से है कि इसमें एमएसपी की जो हमारी स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके आधार पर हमारी एमएसपी की गारंटी की मांग पूरी की जाए। और जो दूसरा मांग पत्र है हमारा लच्छीवाला टोल प्लाजा का, जिसमें आए दिन घटना हो रही है। 2 दिन पहले भी 2 आदमी की मृत्यु हो चुकी है एक्सीडेंट में, और भारी वाहन यहाँ पर ढालदार है, दोनों तरफ से ढालदार है। ये गलत जगह बनाया गया है, इसको शिफ्ट किया जाए। और साथ ही साथ लोकल लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। 20 किलोमीटर का दायरा था, जो कि नितिन गडकरी बार बार कहते हैं कि क्षेत्र के लोग हैं उनको लाभ मिलेगा, निःशुल्क पास बनेगा। ये यहाँ पर मनमानी हो रही है, उसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में 22 करोड़ के घोटाले के मामले में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई और इसके मुताबिक उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के उपाधीक्षक धीरज भंडारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी ओर से 15 नवंबर 2024 को देहरादून के रायपुर कोतवाली में एसोसिएशन के सचिव महिम वर्मा, अध्यक्ष गिरीश गोयल, कोषाध्यक्ष मानस और सीईओ मोहित डोभाल के विरुद्ध आपराधिक शिकायत दी थी। इसके साथ ही आरोप लगाया कि इन लोगों ने एसोसिएशन की 22 करोड़ की धनराशि का दुरुपयोग किया है, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। कुमाऊं रेंज की आईजी रिधिम अग्रवाल आज रुद्रपुर दौरे पर रही, जहां उन्होंने उधम सिंह नगर पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन की विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की और उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त बनाने को लेकर अहम चर्चा की। साथ ही कहा कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बहुचर्चित बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी शूटर सरबजीत सिंह से मुठभेड़ के बारे में भी जानकारी ली।
अनुसार हमें देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाना है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यही है कि हम ड्रग्स के विरुद्ध जो अपनी लड़ाई है उसको और सजगता से आगे लेकर चलें। इसमें हमें हर एंगल पे वर्क करना है, सिर्फ इन्फोर्समेंट पर नहीं, सिर्फ ड्रग्स तस्करी पर नहीं, लेकिन जो इनके पीछे मास्टरमाइंड हैं, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, जहां ड्रग्स पहुंचाई जा रही हैं या जहां से ड्रग्स लाई जा रही हैं, हम उस पर काम करें। साथ ही साथ हम डिमांड रिडक्शन और सप्लाई रिडक्शन के एंगल्स पर भी वर्क करें। हरिद्वार एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने मंगलौर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने कोतवाली में मौजूद असलाह की निरीक्षण किया। इसके बाद तमाम कोतवाली का बहुत बारीकी के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि उन्होंने वार्षिक निरीक्षण के दौरान जानने का प्रयास किया है कि मंगलौर कोतवाली का स्टाफ किस तरह का रहन सहन और कोतवाली को किस तरह से मेंटेन किया है। तो मैं कह सकता हूं कि संपूर्ण थाना यहाँ पर एसपी ग्रामीण सीओ सभी लोग मौजूद हैं। इनकी कार्य क्षमता के अनुरूप और इनके जिस प्रकार भी हमारे पास मैन पावर्स है उसके अनुरूप इनका कार्य संतोषजनक है। मैं इस पर उम्मीद करता हूं कि पुलिस लगातार कानून व्यवस्था के नियंत्रण के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था का नियंत्रण और साथ में ही जो हमारा मैन पावर का जो मैनेजमेंट है उसको जो थाना प्रभारी हैं, सर्कल अफसर हैं और एसपी ग्रामीण के स्तर से लगातार मॉनिटर भी किया जाता रहा है। अच्छा ये लोग काम करेंगे। आगामी पर्यटन सीजन को लेकर एसडीएम राहुल शाह ने अपने कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक करते हुए रामनगर में जाम की समस्या से निजात दिलाने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही सड़कों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि रानीखेत रोड पर जहां एक और आए दिन जाम के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं इस मार्ग पर ठेले और फड़ वालों द्वारा भी अवैध रूप से अतिक्रमण कर सड़क पर कब्जा किया गया। कई दुकान द्वारा भी सड़क पर सामान रखकर अवैध अतिक्रमण किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया इस मार्ग पर दोपहर 2 बजे के बाद विभिन्न पर्वतीय मार्गों पर किसी भी बस का संचालन नहीं रहता, लेकिन इसके बावजूद भी जिसे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, उन्होंने सभी बस एजेंसियों के पदाधिकारी को निर्देश दिए कि दोपहर 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक इस मार्ग पर कोई भी बस खड़ी नहीं होगी। आगामी पर्यटक सीजन के दृष्टिगत कई ऐसे मार्ग हैं जहाँ पे कि जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे सभी मार्गों से अतिक्रमण हटाए जाने, ट्रैफिक रूट को सुचारू करने एवं डाइवर्जन प्लान बनाने। इसके अलावा कई ऐसे फर्ड और वैसे व्यापारी हैं जिनके द्वारा कि अतिक्रमण करके सड़क को संकरा किया जा रहा है। उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें कि वेंडिंग जोन जो चिन्हित है हमारा, जो सारे वेंडर हैं हमारे वहीं लगेंगे। इसी प्रकार हमारी जो प्राइवेट बसें हैं जो पहाड़ को जाती हैं, जहाँ पे कि आपका जहाँ पे 2 बजे के बाद कोई बस पहाड़ के लिए नहीं है, लेकिन तब भी हमारी कई बसें रानीखेत रोड में खड़ी रहती हैं, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि आप अपनी बसें उसके बाद वहाँ खड़ी ना करें। इसी प्रकार से जो नए पार्किंग स्थल चिन्हित किए जाने उसके संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। देहरादून के डोईवाला स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हुए भीषण सड़क हादसे के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। टोल प्लाजा पर हादसों को रोकने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों ने टोल प्लाजा का निरीक्षण किया और उपायों पर चर्चा की। इसके बाद निर्णय लिया कि टोल प्लाजा के दोनों तरफ रंबल स्ट्रिप और ब्रेकर की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेन डिवाइडरों की लंबाई बढ़ाई जाएगी, तो वहीं लेन साइटों पर कैट आई लगाए जाएंगे। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हुए सड़क दुर्घटना के कारणों की जांच और दुर्घटना रोकने के लिए तत्काल किए जा सकने वाले उपायों के संबंध में चर्चा के लिए पुलिस और परिवहन और एनएच अधिकारियों ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया है। खास करके जब आप देहरादून से हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो उधर वो अप साइड है, और जब आप हरिद्वार से देहरादून तरफ आते हैं तो डाउन साइड है। बट टोल जो हमारा लोकेशन है वो बिल्कुल फ्लैट है, उससे तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे ऐसा कोई ढलान नहीं है, क्योंकि हमारी आईआरसी की जो गाइडलाइन है वो 8% तक हमें ढलान की अनुमति देती है। जैसे पहाड़ों में भी सड़कें बनती हैं, हर जगह बनती हैं, चलो यहाँ पहाड़ में टोल नहीं है लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में पहाड़ में टोल है, तो टोल का ढलान से ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब जो हम अगर लिमिट में सड़क बना रहे हैं 8% तक ढलान हो तो कोई इशू नहीं है। और हमारे वहाँ तो 2 या 3% का ही ढलान होगा या 1% का होगा, से इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये तो प्लेन एरिया है, यहाँ ढलान होने का उतना ज्यादा है। तो आप मानते हैं % मानक के साथ है। इनफैक्ट आईआरसी में जो सुरक्षा की चीजें दी हुई हैं उसको तो हमने लगाया है। एडिशनल जो रोड सेफ्टी की विजिट होती रहती है, आरटीओ के साथ विजिट होती रहती है, और जो लीड एजेंसी है ब्लैक स्पॉट्स की उनके साथ जो विजिट होती है
उनके भी अगर कोई डायरेक्शन दिए जाते हैं या डीएम साहब की तरफ से कुछ एडिशनल डायरेक्शन आते हैं तो एडिशनल प्रोटेक्शन मेजर भी हम लेते हैं एज पर IRC। 2 मई से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। यात्रा के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं अभी भी चारों तरफ भारी बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गौरीकुंड से केदारनाथ के पैदल मार्ग में बड़े बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं, जहां से केदारनाथ जाने वाले पैदल यात्रियों को गुजरना होगा। इन हिमखंडों को काटकर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी रास्ता तैयार कर रहे हैं, जिसे पूरा करने में तकरीबन महीने भर का समय लगेगा। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ा से लिंचोली के बीच पसरे विशालकाय हिमखंड काटे जा रहे हैं। इन ग्लेशियर्स को काटकर मजदूर 8 से 10 फीट बर्फ के बीच का रास्ता तैयार कर रहे हैं, जहां से केदारनाथ जाने वाले यात्री गुजरेंगे। उत्तरकाशी में चारधाम की यात्रा की तैयारी जोरों पर चल रही है। गंगोत्री धाम में इस बार पकोड़ा नाले में ग्लेशियर आने से पानी की लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। पिछली आपदा से हुए स्नान घाट, पीने का पानी, सीवर लाइन, गंगा घाट पर चेंजिंग रूम क्षतिग्रस्त को लेकर 5 मंदिर समिति चिंतित नजर आ रहे हैं। ग्रीष्मकालीन यात्रा शुरू होने में सिर्फ 1 महीने का समय बचा है, तो वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने चारधाम यात्रा से जुड़े विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर आसन्न चारधाम यात्रा की तैयारियों और विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में लगातार बैठकों का दौर जारी है। जो भागीरथी हमारी माँ गंगा के द्वारा जो घाट क्षतिग्रस्त हुआ था, उसमें हमने प्रशासन से बात की है और पहले और दूसरे सप्ताह अप्रैल माह की जो मीटिंग हमारी होगी उसमें हम प्रशासन से इस बात में बात करेंगे और जितना हो सके उतना घाट को नवनिर्माण करेंगे। निश्चित तौर पे श्री पांच समिति गंगोत्री के द्वारा अभी हम कुछ दिन पहले गए थे, हमने देखा कि काम क्या टूट फूट हुई है। इस बार बहुत ग्लेशियर आया है, तो हमारी बिजली और पानी की जो लाइनें वो ख़त्म हो गई है। और वैसे ही प्रशासन के द्वारा भी जो पानी लाइनें, जो पकौड़ा नाली वाली लाइन है, तमाम जो लाइनें हैं पानी की वो ख़त्म हो चुकी है। उसके लिए पानी वालों ने काम शुरू कर दिया है, बिजली वाले भी अपना काम शुरू कर दिया है, मंदिर समिति भी अपना रंगारोगन का काम और सब तैयारियां प्रारंभ कर दी है। दूसरा, घाट जो है उसकी अभी बुरी स्थिति है, घाट सारा बह गया था, तो उसके लिए भी मेरी तमाम लोगों से बात हुई, इरिगेशन से भी बात हुई। अभी हम गए थे तो तत्काल वहाँ के सबसे पहले मैंने उनको ये कहा है कि घाट को ऐसा बना दिया जाए जिससे कम से कम जब यात्री आता है तो उसकी पूजा अर्चना करने में और उसको बैठने में दिक्कत ना हो। और आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जल संरक्षण अभियान को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। सीएम धामी ने किया भागीरथ ऐप का लोकार्पण, कार्यशाला को किया संबोधित। आनंद बर्धन बने उत्तराखंड के मुख्य सचिव, शासन की ओर से जारी किए गए आदेश। 1 अप्रैल से पदभार करेंगे ग्रहण। चारधाम यात्रा के लिए हेल्थ एसओपी जारी, श्रद्धालु अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे एडवाइजरी। 104 नंबर कॉल कर मिलेगी मदद। त्रिवेंद्र रावत ने संसद में उठाया अवैध खनन का मुद्दा, बोले लोकल प्रशासन की मदद से ओवरलोड भरे जा रहे ट्रक, रोज हो रहे एक्सीडेंट्स। और केदारनाथ में बर्फ काटकर तैयार हो रहा रास्ता, बाबा के दर्शन के लिए ग्लेशियर्स के बीच से होकर गुजरेंगे श्रद्धालु। 70 मजदूर काम में लगे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।